स्टूडेंट, जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मल लेंसेज में जो भी इमेज बनता है उसमें बहुत तरह की इम्परफेक्टनेस रहती है, जिसके कारण इमेज में ब्लर्ड इमेज बनता है। इस इम्परफेक्टनेस को हम क्या बोलते हैं? एब्रेशंस बोलते हैं। जैसा हमें पता है एब्रेशंस बहुत तरह के होते हैं, जिसमें मोस्टली जो कॉमनली नोन एब्रेशंस हैं उनमें हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर ऑफ फील्ड, डिस्टॉर्शन एक्सेट्रा। ये सब हमारे एब्रेशंस के टाइप हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी लेंस जो इमेज बनाए उन इमेजेस में ये सारे इम्परफेक्टनेस या एब्रेशंस ना हो तो हमारा वो लेंस बेटर लेंस होगा। अब इनको रिमूव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ट्रिक हैं, बट इसमें जो कॉमनली नोन टू टाइप ऑफ एब्रेशंस हैं जिसको हम स्फेरिकल एब्रेशन और कोमा कहते हैं, इसको रिमूव करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है और उसके थ्रू एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस बनता है जिनमें ये दोनों एब्रेशंस नहीं होते हैं। उस लेंस को हम बोलते हैं एप्लैनेटिक लेंस। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि एप्लैनेटिक लेंस कैसे डिजाइन किया जाता है और उसके साथ ही साथ ये, क्योंकि ये एप्लैनेटिक पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है तो हम एप्लैनेटिक पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है स्फेरिकल एब्रेशंस के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक्सिस पर रखा हुआ है, वो यहाँ से एक रेज निकलती है जो कि इसका जो एक्सिस है ऑप्टिक एक्सिस, इस एक्सिस से थोड़ा दूर से निकलती है। हम इस एक्सिस को ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं और इन रेज को हम क्या बोलेंगे? जो थोड़ा दूर से जाती हैं, जिनके लिए एंगल ज़्यादा है, उसको हम मार्जिनल रेज बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये मार्जिनल रेज जाकर के एक पॉइंट पर एक इमेज बनाती हैं जिसको हमने आई मार्जिनल कहा। इस तरह से मार्जिनल रेज एक पॉइंट पर एक इमेज बना रही है। अब यहाँ पर अगर हम साथ ही साथ दूसरी रेज देखें जो कि एक्सिस से पास जा रही है, जिसको हम पैराक्सियल रेज बोलते हैं। पैराक्सियल रेज अब भी अपनी एक इमेज बनाती है। डिमेरिट्स क्या है कि एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट के दोनों मार्जिनल और पैराक्सियल रेज अलग अलग इमेज बनाते हैं। इस तरह से जो अलग अलग डायरेक्शन में रेज निकलेंगी यहाँ से, वो सब अलग अलग इमेज बनाएंगी और ये इमेज बहुत ही क्लोज होते हैं दूसरे के। एज ए रिजल्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के मल्टीपल ब्लड इमेज बन जाता है। इस टाइप के एब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव इजीली किया जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लैनेटिक लेंस। तो एप्लैनेटिक लेंस क्या है? वह लेंस होते हैं एप्लैनेटिक लेंस जिसमें स्फेरिकल एब्रेशन और कोमा ये दोनों डिमेरिट्स जिनमें नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एप्लैनेटिक लेंस बोलते हैं। एप्लैनेटिक लेंस को और समझने से पहले हमें एप्लैनेटिक पॉइंट्स को समझना होगा। हम जानते हैं किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सपोज यहाँ पर हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है μ1 और जिस मीडियम में रखा हुआ स्पेस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। सपोज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना है? r है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर यह देखा गया कि जब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से r इंटू n2 अपॉन n1, जहाँ पर n2 सेकेंड मीडियम, n1 फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम ऑब्जेक्ट है का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से r इंटू n2 अपॉन n1 इस डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, उस केस में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद ये जो वर्चुअल इमेज बनाएगा किसी पॉइंट i पर मार्जिनल रेज, अगर हम पैराक्सियल रेज को देखें तो ये पैराक्सियल रेज भी उसी पॉइंट पर इमेज बनाती हैं। इस केस में यहाँ हम देख रहे हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन नहीं दिख रहा है हमको। क्लियर? तो ये एक पॉइंट, ये पॉइंट की डिस्टेंस कितना है ये आपको याद रखना है, r इंटू n2 बाई n1। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसे देखा गया कि जो दूसरा पॉइंट जहाँ इमेज बन रहा है उसके लिए जब एक्सप्रेशन निकाला गया तो ये देखा गया कि उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, r इंटू n1 अपान n2। यहाँ पर n2 अपान n1 था, यहाँ पर क्या हो गया? n1 अपान n2। तो ये डिस्टेंसेस है। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखें, पॉइंट O और पॉइंट I, इन दोनों पॉइंट को हम देखें तो इनको दोनों को आपस में मिला करके हम बोलते हैं दीज आर पेयर ऑफ कंजुगेट पॉइंट्स नोन एज एप्लैनेटिक पॉइंट्स ऑफ गिवन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस तरह से हमने देखा कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में
उसके एक्सिस पर दो ऐसे पॉइंट लाई करते हैं जहां पर कि हम एक प्लेस पर एक पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसका इमेज, एक परफेक्ट इमेज दूसरे एनालिटिक पॉइंट्स पर बनता है जिसमें स्फेरिकल एब्रेशन और कोमा नहीं होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिक पॉइंट्स। एनालिटिक पॉइंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्सिस पर ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर अगर हम किसी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसका परफेक्ट इमेज दूसरे पॉइंट पर बनता है। सो फॉर ए गिवन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर एग्जिस्ट टू कंजुगेट पॉइंट्स फॉर व्हिच ऑल रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर आर सीम्स टू कमिंग फ्रॉम, या तो इंटरसेक्ट करेगा या इसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है तो सीम्स टू कमिंग फ्रॉम द अदर पॉइंट्स दस फॉर्म ए परफेक्ट इमेज। परफेक्ट इमेज का मतलब ऐसा इमेज जिसमें स्फेरिकल एब्रेशन कोमा न हो ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। दीज पॉइंट्स आर टर्म्ड एज एनालिटिक पॉइंट्स। तो अब हमें पता चल गया कि हर एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ऐसे दो पॉइंट जरूर होंगे जिनके डिस्टेंसेस r इंटू एन टू अपान एन वन और r इंटू एन वन अपान एन टू होगा, जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमा फ्री इमेज उसका बनेगा दूसरे एनालिटिक पॉइंट्स पर। क्लियर? ओके। इसी तरह से अगर हम दूसरे इमेज में देखें जिसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से था और N2 हमारा ये डेंसर मीडियम इस साइड में है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखा गया कि यहाँ पर भी ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं I और O, जिनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंसेस r इंटू एन टू अपान एन वन और r इंटू एन वन अपान एन टू रेस्पेक्टिवली हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि n2 ज़्यादा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा है, और क्योंकि n1 कम है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ही क्लोज बनता है। तो इस तरह से हर स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पर, चाहे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो या रेयर मीडियम में हो, इस तरह से दो कंजुगेट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम एनालिटिक पॉइंट्स बोलते हैं। एनालिटिक पॉइंट्स को और समझने के लिए हम इसको एक प्रूफ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्नेल्स लॉ एंड ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं कैसे हम इनको प्रूव करेंगे कि एनालिटिक पॉइंट्स की डिस्टेंसेस r इंटू एन टू अपान एन वन और r इंटू एन वन अपान एन टू ही होती है। तो इस केस में हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और इसके मीडियम सराउंडिंग में जो है उसका मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है। सपोज ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमें रखना है, हम अपने इच्छा अनुसार उसको डिस्टेंस दे सकते हैं। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट C से इतनी डिस्टेंस पर रखा कि उसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो, r इंटू एन टू अपान एन वन। वो पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो रेज निकलेंगी वो रेज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुंचेंगी, क्योंकि इसके बाद का मीडियम रेयर मीडियम है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएंगी रेज, और एक तरह से वो रेज इस तरह से स्लाइड उससे थोड़ा सा एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गई। इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ये डाइवर्जिंग रेज ही हैं। थोड़ा इनका डाइवर्जेंस कम हुआ है लेकिन अभी लेकिन हम अगर इन्हीं को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो हम देखेंगे कि ये एक आई पॉइंट पर इमेज बनाती हैं जिसकी डिस्टेंस हमें अभी मान लो नहीं पता है। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि जो आई की डिस्टेंस होगी वो r इंटू एन वन अपान एन टू होगी। ये हमें प्रूफ हो जाए हम समझ जाएंगे कि हाँ एनालिटिक पॉइंट्स जो है वो एक्सिस पर इतनी डिस्टेंसेस पर लाई करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लें कि जो एंगल जो O से एक रेज जो जा रही थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो ऑप्टिक एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, और जो इमेज बन रहा है आई पॉइंट पर जो ये बैकवर्ड ट्रेस करके हमने बनाया है वो ऑप्टिक एक्सिस से एंगल बीटा बन रहा है। जैसा कि हमें पता है कि इंसिडेंट रे और C से जो रे डाला गया है ये लाइन, ये क्या होगा, ये रेडियस लाइन, ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, क्योंकि रेडियस हमेशा सर्किल का जो रेडियस होता है वो हमेशा सरफेस पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल और एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस के बीच एंगल को आई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसी तरह से ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखें तो ये टोटल देखें तो ये आई हो आर होगा, क्योंकि इधर आर है, ये बीच में आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर माइनस आई। तो इस तरह से हमने ये एंगल
नोट कर लिए। अब यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। हम माने कि हमने सपोज किया कि हमने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है, r इंटू एन टू अपान n1। तो OC की वैल्यू जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से O की डिस्टेंस है वो r इंटू एन टू अपान n1 है। ट्रिग्नोमेट्री OAC में अगर हम देखें, जो ट्रेंगल OAC, इस ट्रेंगल में अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं जो साइन आई अपान साइन अल्फा यानी साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ अल्फा दिस एंगल, जैसा कि हमें पता है ट्रायंगल में साइन ला साइन ऑफ एनी एंगल अपान उसके सामने का साइड इक्वल होता है किसी दूसरे एंगल के और उसके सामने के साइड के रेशियो के। तो साइन ला अप्लाई करें, साइन आई अपान साइन अल्फा हम लिख सकते हैं साइन आई के सामने वाला साइड क्या है OC, और साइन अल्फा के सामने वाला साइड क्या है CA, जिसको हमने R कहा है। तो साइन आई अपान साइन अल्फा लिख सकते हैं OC अपान R। OC की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, जैसा कि हमने OC की वैल्यू यहाँ पर ये लिखी थी, ये OC की वैल्यू इसमें पुट कर दें R इंटू एन टू अपान n1, तो ये हमारा आ जाएगा n टू अपान n1। साइन आई अपान साइन अल्फा का रेशियो हमने निकाल दिया, इसको हमने बोला इक्वेशन 1। अब अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करें, जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है इस केस में स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपान साइन आर दैट शुड बी रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो स्नेल्स लॉ से हम साइन आई अपान साइन आर लिख सकते हैं n टू अपान n1। दोनों को देखें तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसलिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन के सेम होने चाहिए। इनको अगर हम देखें दोनों को, तो इनके न्यूमरेटर क्या है, दोनों के सेम है, तो इनके डिनोमिनेटर भी सेम होंगे। इसका मतलब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आर, यानी ये एंगल जो होगा वो आर के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा दैट इज एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू सम ऑफ बीटा प्लस दिस एंगल। तो अल्फा को लिख सकते हैं हम बीटा प्लस आर माइनस आई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू हमने कितना निकाला है, पहले ही आर निकाला, यहाँ पर आर रख देंगे तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा माइनस आई इधर बचेगा, इधर जीरो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया बीटा इज इक्वल टू आई। तो इस तरह से हमने सॉल्व करके देखा कि अल्फा की वैल्यू आर और बीटा की वैल्यू आई आ रही है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल आई ए सी, इस ट्रायंगल में देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन लॉ अप्लाई करें तो साइन ऑफ बीटा यानी साइन ऑफ दिस एंगल अपन साइन ऑफ आर दैट मीन्स साइन ऑफ दिस टोटल एंगल, जैसा पता है ये आर है तो ये टोटल एंगल कितना होगा आर होगा। दिस शुड बी इक्वल टू बीटा के सामने वाला साइड ये वाला आर यानी सी ए अपन आर के सामने वाला साइड ये वाला साइड आई सी। तो हम लिख सकते हैं कि साइन बीटा अपन साइन आर इज इक्वल टू सी ए अपन आई सी। सी ए की वैल्यू यहाँ से करें, सी ए क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा हमारा आई सी इंटू साइन ऑफ सी ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सी आई का वैल्यू निकालना है, तो सी आई को हम इधर भेज दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो सी आई लिख सकते हैं सी ए इंटू साइन आर अपन साइन बीटा। सी ए का वैल्यू हमें पता है कितना है, सी ए का वैल्यू आर है, ये वैल्यू अगर हम आर पुट कर दें, यहाँ पर साइन आर साइन बीटा की वैल्यू अब कितना निकाले हैं आई निकालें, ये पुट कर दें तो आर इंटू साइन आर अपन साइन आई। जैसा कि हमें इस नल्स लॉ से पता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कितना होता है n2 अपान n1 होता है, तो साइन आर अपान साइन आई क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा n1 अपान n2। तो इस तरह से हमने निकाल के देखा कि यहाँ पर हमें सी आई का वैल्यू क्या मिल गया r इंटू n1 अपान n2। तो ये हमारे दो एप्लेनेटिक पॉइंट्स हो गए, एक जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था r इंटू एन टू अपन n1 पर और दूसरा r इंटू n1 अपन n2। ये दोनों पॉइंट्स को ये डिस्टेंसेस कहाँ से हैं ये ध्यान रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन डिस्टेंसेस पर जो दो पॉइंट्स लाई करते हैं उन दोनों पॉइंट को हम मिला के क्या बोलते हैं, एप्लेनेटिक पॉइंट्स। एप्लेनेटिक पॉइंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो दूसरे पॉइंट पर बनता है जिसमें स्फेरिकल एब्रेशन और कोमा ये डिस्टॉर्शन नहीं होते हैं। आइए बात करते हैं कि हम कैसे एप्लेनेटिक पॉइंट्स को यूज करके एक ऐसा लेंस डिजाइन कर सकते हैं जिनमें ये डिस्टॉर्शन या ये एब्रेशंस ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर में यहाँ पर हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ कनकेव कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसका एक सरफेस तो कॉनकेव है दूसरा सरफेस
कॉन्वेक्स है। इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स भी इक्वल नहीं है, अलग अलग है। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। सपोज इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, जो पहला स्फेरिकल सरफेस है कनकेव सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और जो दूसरा सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। यहाँ पर इस लेंस को डिजाइन करने में R1 R2 की वैल्यूज को चूज करने में हमें ये देखना होगा एप्लेनेटिक लेंस बनाने के लिए कि इनके जो दोनों सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं उनके बीच की डिस्टेंस OC2 जिसको हम बोल सकते हैं या C1 C2, इनकी वैल्यू R2 इंटू N1 अपान N2 होना चाहिए, जहाँ पर N1 N2 उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 उसके सराउंडिंग स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? ये अगर ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस इतना है, इससे क्या पता निकल के आ जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला हम यूज करते हैं एप्लैनेटिक पॉइंट की डिस्टेंस को निकालने के लिए। इसका मतलब अगर C1 C2 का वैल्यू इतना है, R2 इंटू N1 अपान N2, यहाँ पर R2 वर्ड आया है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट C1 पॉइंट ये सेकेंड सरफेस का क्या हो जाएगा, एप्लैनेटिक पॉइंट, एक एप्लैनेटिक पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? तो एक तो ये ध्यान रखना है हमें, इनके बीच की डिस्टेंस ये रखना है ऐसे लेंस बनाने के लिए। दूसरा, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्लियर? दो पॉइंट, एक तो इनके बीच की डिस्टेंस, इनके दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच की डिस्टेंसेस, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पर। इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है उससे जो भी रेज निकलेंगी वो पहले सरफेस के, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही हैं, पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आता है वो उसके सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वो डेविएट नहीं होगी वो रेज, और वो रेज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को विदाउट डेविएशन क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट सरफेस पर जब पहुंचता है तो इस पॉइंट पर ये जो रेज आ रही हैं इस सरफेस के लिए कहां से आ रही है, इसके एक एप्लैनेटिक पॉइंट से आ रही है, क्योंकि R2 सरफेस जो है इसका एप्लैनेटिक पॉइंट कहां पर है, जहां पर ऑब्जेक्ट आपने रखा है C1 पर ही कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर? क्योंकि C2 से इसकी डिस्टेंस आपने इतना लिया है, ये एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा रेज, तो क्योंकि वहां रेयर मीडियम है तो ये रेज अपने पास से डेविएट हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये अगर बैकवर्ड ट्रेस करें तो एक पॉइंट I पर ये इमेज बनाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, सेकंड सरफेस के एप्लैनेटिक पॉइंट पर रखा हुआ था, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेकंड सरफेस के दूसरे एप्लैनेटिक पॉइंट I पर बनेगा, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि C2I कितना होगा तो क्या हो जाएगा, वो R2, ये उल्टा हो जाएगा N2 अपान N1। तो इस तरह से हम एक ऐसा लेंस डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं पहले सरफेस के, और पहला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस का एप्लैनेटिक पॉइंट हो, तो हमें इमेज जो बनेगा, वो इमेज जो मिलेगा हमको वो दूसरे सरफेस के एप्लैनेटिक पॉइंट पर मिलेगा और उसमें ये इम्परफेक्टनेस नहीं होंगी। क्लियर? यहाँ पर हम डिस्टेंसेस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है सेकंड सरफेस के पोल से, वो हम निकाल सकते हैं OP2 कितना हो जाएगा, P2C2, जिसकी वैल्यू कितना है, R2 के बराबर है, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वैल्यू प्लस ये डिस्टेंस हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा R2 1 + N1 अपान N2। इसी तरह से हम IP2 भी निकाल सकते हैं। IP2 के लिए हमें IC2 की वैल्यू हमें पता है R2 N2 अपान N1, और इसमें हम ये ऐड कर देंगे R2, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंसेस यहाँ से निकल जाएंगी पोल से, सेकंड सरफेस के। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है एप्लैनेटिक लेंस बनाने का, जो जनरली आयल इमर्सन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव लेंस को बनाने में किया जाता है। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के मैग्नीफाइड इमेज को दिखाता है। तो मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव का थोड़ा, जो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो थोड़ा लार्ज अपर्चर का होता है, इसलिए वहाँ स्फेरिकल एब्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको रिमूव करने के लिए एप्लैनेटिक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एक आयल यूज करते हैं।
कंडीशन यहाँ पर क्या है, जो भी आयल में ऑब्जेक्ट को हम एक आयल में रखेंगे, लेकिन उस आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे उसके पास जो एक लेंस होता है उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। हम एक ऐसा आयल लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, ऐसा आयल लेते हैं। और इस आयल के में हम ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है हम उसको वहाँ पर इस आयल में रख देते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने से पहले फिर हमें ध्यान रखना है कि इनके बीच जो हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो लेंस का है, एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्योंकि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे कि वो उसके अप्लेनेटिक पॉइंट पर रखा हुआ हो। यानी कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है तो r1 इंटू n1/n2। इस डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा उस केस में अगर कोई लाइट रे यहाँ से निकल रही है, चाहे वो किसी भी एंगल पर क्यों ना निकले, चाहे वो मार्जिनल रे हो या वो पैराक्सियल रेज हो, चाहे वो एक्सिस के बहुत पास से गुजर रही हो या एक्सिस से दूर से गुजर रही हो, क्योंकि पॉइंट O रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर है कि पॉइंट O एज ए अप्लेनेटिक पॉइंट बिहेव कर रहा है, उस केस में इसमें कोई भी एब्रेशन नहीं होगा और वो रेज जो है वो सब बैकवर्ड ट्रेस करने पर एक पॉइंट I पर ही इमेज बनाएंगे। तो इस तरह से ये लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। अब इसको और, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप में इमेज को और मैग्नीफाई करना होता है, तो इस लेंस के साथ साथ हम एक और लेंस भी यूज करते हैं जो कि हमारा एक अप्लेनेटिक लेंस होता है, जिसको हमने अभी पहले इसके डिस्कस किया है। सपोज ये लेंस है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, जिनके रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 हैं और जिनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनके रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 और r3 है। अभी हम r1 ऑलरेडी इसके लिए ले चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 c3 है। इस केस में हम देखें तो यहाँ भी हमें इसको डिजाइन करने में, दूसरा लेंस को यूज करने में एक जो इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारा दूसरा लेंस है उस लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 हो वो उस पॉइंट पर बन रहा हो जिस पॉइंट पर पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, जो पहला आगे लेंस रखा हुआ है, उस लेंस, पहले वाले लेंस का जो इमेज बन रहा हो। क्लियर? यानी कि जहां पर पहला वाला लेंस इमेज बना रहा है उसी पॉइंट पर हमारे दूसरे लेंस के फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। पहला चीज में ध्यान रखना है। ओके, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस का है, तीसरे सरफेस का C3, उसकी डिस्टेंस इस तरह से होनी चाहिए कि वो इमेज से r3 इंटू n1/n3 डिस्टेंस पर हो। थर्ड सरफेस की अगर हम बात करें, थर्ड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n3। उसके बाहर स्पेस कितना है सेकंड मीडियम का, n1। सब हमने स्पेस एक ही मीडियम लिया चारों तरफ। तो यहाँ पर अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस का अप्लेनेटिक पॉइंट्स क्या होगा, r3 इंटू n1/n3 पहला वाला, और दूसरा r3 इंटू n3/n1, ये इसके अप्लेनेटिक पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पहला वाला लेंस जहाँ इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज, दूसरे लेंस का फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां हो, पहला पॉइंट। दूसरे लेंस के सेकेंड सरफेस का ऑप्टिक पॉइंट वहां पर हो, यानी कि उस तीसरा जो सरफेस है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी डिस्टेंस इतना होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इस केस में ऐसा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद होगा क्या कि जो इमेज बन रहा है, पहला लेंस इस इमेज को बना रहा है, वो इमेज एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा दूसरे लेंस के लिए, दूसरे अप्लेनेटिक लेंस के लिए। यहां से जो भी रेज निकलेंगी, यानी कि यहां से शिफ्ट हो गया, वो जब इस सरफेस पर पहुंचेंगी, फर्स्ट सरफेस पर, तो उसको लगेगा कि ये रेज फर्स्ट सरफेस को क्या लगेगा कि रेज कहां से आ रही है,
उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। आपको पता है किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आती है वो सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे चली जाएगी। बट जब सेकंड सरफेस पर पहुंचेगी तो सेकंड सरफेस के लिए सेकंड सरफेस पर वो पहुंचते ही, क्योंकि बाहर रेयर मीडियम है, वो नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। और जब उसको हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो वो हमें लगेगा कि ऑप्टिक एक्सिस पर एक पॉइंट जो कि पॉइंट आई है, यहाँ पर वो इमेज बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट आई। तो जो वर्चुअल इमेज पहला वाला लेंस बना रहा था उसका एक दूसरा वर्चुअल इमेज आई बन गया। ये हमारा फाइनल इमेज है। ये फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि पहले लेंस ने जो इमेज बनाया था वो दूसरे लेंस के दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एप्लेनेटिक पॉइंट पर था। तो इमेज कहाँ बनेगा, जो दूसरे लेंस का दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है R3, उसके दूसरे एप्लेनेटिक पॉइंट पर बनेगा। यानी उसकी डिस्टेंस कितना होगा, R3 इंटू N3/N1। कि पहले का डिस्टेंस कितना था, R3 इंटू N1/N3, तो इसका क्या जाएगा R3 इंटू N3/N1। क्लियर। तो इस तरह से ये बिहेव करता है ये आयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। और एक डबल मैग्नीफाइड इमेज बनता है। एक फर्स्ट इस लेंस ने मैग्नीफाइड करके इमेज बनाया और इसको फर्दर मैग्नीफाइड करके दूसरा इमेज बना। तो फाइनली हमको हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि ऑयल में रखा हुआ है। उससे ऑयल से नज़दीक जो लेंस है उस लेंस के एप्लेनेटिक पॉइंट पर। और फाइनल इमेज हमें कहाँ बनता है, जो दूसरा लेंस है उसके दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एप्लेनेटिक पॉइंट पर। थैंक यू क्लास।